अच्छा, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थोरैसिक थोरैक्स को कहते हैं, आउटलेट इस जगह को कहते हैं जिधर से स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। सिंड्रोम, इसमें काफ़ी डिजीजेस, इसमें काफ़ी कंडीशंस आती है तो इसको सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो है न्यूरोवास्कुलर सिंड्रोम है, शोल्डर रीजन पे होता है, ठीक है। आजकल इससे क्या कहते हैं, या इंट्रैपमेंट कंप्रेशन वेस्कुलोपैथी सबक्लेवियन वेसल्स की, या इसे ब्रेकियल प्लेक्सस की इंट्रैपमेंट कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी कॉमन साइट्स है इसमें? ये 4 कॉमन साइट्स हैं। तो अभी ज़रा मैं आप लोगों के लिए आसान करता हूँ, ये क्या है। ये अगर आप देखें, ये हमारा थोरैक्स है, ठीक है। ये क्लेविकल है, ये जो निकल रहा है, ये जो लाइंस है, ये मसल है, स्केलिन मसल है। जबकि इसके दरमियान से जो ये निकल रहा है, ये है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये क्या है? ये सबक्लेवियन वेसल्स है। सबक्लेवियन वेसल्स इधर क्लेविकल के नीचे से गुजर के हाथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो किन किन चीज़ों की इंट्रैपमेंट हो सकती है इधर? या ये ब्रेकियल प्लेक्सस की इंट्रैपमेंट हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है, इधर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना, या इस जगह पे भी हो सकती है मसल्स के दरमियान, या सबक्लेवियन वेसल्स की इंट्रैपमेंट हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है, या इधर हो सकती है। तो ये 4 रीजन्स है जिधर इनकी ट्रैपमेंट्स हो सकती है, या ब्रेकियल प्लेक्सस की या सबक्लेवियन वेसल्स की। अगर इनकी इंट्रैपमेंट हो किसी भी रीजन की वजह से, तो इसको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम कहलाएगा। एक होता है वेस्कुलर थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, इसी बेसिस पे होगा, और एक और न्यूरोजेनिक, ठीक है। तो अब देखते हैं इधर इन्होंने क्या लिखा है। इधर इन्होंने ये बात लिखी है, एक है स्टर्नोकोस्टल स्पेस, जो ये जो स्टर्नम और कोस्टल के दरमियान है, ठीक है। तो ट्यूमर जो है इस जगह पे ज़्यादातर आ सकता है, पेनकॉस ट्यूमर, जो कि इधर क्या काज कर सकता है, इसकी इंट्रैपमेंट काज कर सकता है वेसल की। इसके अलावा स्केलीन ट्रायंगल है, जो कि बाज़ लोगों में नैरो हो सकता है, या इधर जो इसकी वजह से जो है नर्व क्या हो सकती है, उसकी इंट्रैपमेंट हो सकती है। न्यूरोवास्कुलर बंडल की इंट्रैपमेंट हो सकती है, या इसकी रबिंग हो सकती है इस जगह पे। एक है कॉस्टो क्लेविकुलर स्पेस। कॉस्टो क्लेविकुलर स्पेस जिधर से सारे स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, इधर से ब्रेकियल प्लेक्सस भी पास हो रहा है, इधर से सबक्लेवियन वेसल्स भी पास हो रही है, साथ ही साथ ये डेल्टो इसको कहते हैं कोरेकोपेक्टोरल स्पेस, इधर से भी ये सारे स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बात लिखी हुई, कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस कंटेन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस स्केलिन ट्रायंगल एंड सबक्लेवियन वेन। कोरेकोपेक्टोरल स्पेस जो है कंटेन्स द इंफीरियर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सही है। साथ ही साथ ये भी जा रही है, वेन भी जा रही है। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया कि काफ़ी स्ट्रक्चर्स इधर प्रेजेंट है जो कि इनकी इंट्रैपमेंट काज कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में मसला हो तो उसकी वजह से थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। तो इस बेसिस पे इसको काफ़ी नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि स्केलिनस एंटिकस सिंड्रोम हो गया, सर्विको डोर्सल आउटलेट सिंड्रोम। डोर्सल थोरैसिक को कहती है, सर्विकल और थोरैसिक की जो आउटलेट है उसका सिंड्रोम भी कह सकते हैं, हाइपर एबडक्शन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, सर्विकल रिब सिंड्रोम भी कह सकते हैं। रिब की वजह से एक एक्स्ट्रा रिब भी बाजुकात आ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा क्लेविको कोस्टल सिंड्रोम, सब कोरोकाइड पेक्टोरलिस माइनर सिंड्रोम, हाइपर एबडक्शन सिंड्रोम, इन्होंने 2 बार लिखा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल स्पेस सिंड्रोम, इधर पीछे 2 मसल्स के दरमियान जो है एक स्पेस बनता है क्वाड्रिलेटरल सा, 4 उसकी वो होती है, साइड्स होती है, तो उस स्पेस सिंड्रोम भी कहते हैं। ड्रूपी शोल्डर सिंड्रोम भी इसे कहते हैं। तो काफ़ी सिंड्रोम जिसे कह सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एटियोलॉजी कि किस वजह से ये हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकती है? इन स्ट्रक्चर्स की वजह से हो सकती है। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स की वजह कैसे? बाज़ औक़ात जो है डिजेनरेटिव जॉइंट या बोनी डिसऑर्डर होता है, जैसे कि सर्विकल रिब, ये एक एक्स्ट्रा रिब है जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती। कभी कभार बाज़ लोगों में ये पाई जाती है सर्विकल रिब, जिसकी वजह से हो सकता है। या फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर सही से नहीं जुड़ा क्लेविकल का, जब ये क्लेविकल के इधर फ्रैक्चर सही से नहीं जुड़ेगा तो इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मेल्यूनियन हो गया, pseudoarthrosis ऑफ क्लेविकल, एक्सोस्टोसिस ऑफ फर्स्ट रिब, ये ट्यूमर एक्सोस्टोसिस फर्स्ट रिब का ट्यूमर। इसके अलावा
फेशियल फ्यूजन्स ऑफ मसल्स, ये जो मसल्स है इधर ये या ये वाले या ये, इसकी फेशिया फ्यूज हो जाए, उसकी वजह से ये हो सकता है, रबिंग हो सकती है नर्व की, तो उसकी वजह से कॉज हो सकता है। वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज हो गई, स्पाज्म ऑफ स्केलिनाई और पेक्टोरलिस माइनर, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है जो कि कोरेको पेक्टोरल ग्रूव बना रहा है, इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है। तो आपको कॉजेज मेनली पता होगा, तो इसकी काफ़ी कॉजेज हो सकती है, उसको एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है। ऑफन पेशेंट्स विद टीओएस आर सफरिंग फ्रॉम एडिशनल सेकेंडरी सिस्टम कंप्लेंट्स, इसकी वजह से टीओएस की वजह से और भी ज़्यादा सेकेंडरी सिस्टम के मसले आ सकते हैं, जैसे मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट, लिनोमिरल जॉइंट पैथोलॉजी, सर्विकल पैथोलॉजी, डिस्टल पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स भी यही हो गए जिसकी वजह से ये कॉजेज हो रही है। रिस्क फैक्टर्स यही स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर में मसला है, जैसे रिब हो गई या फ्रैक्चर हो गया है, या मसल एबनॉर्मेलिटीज़ भी इसमें काफ़ी काम कर सकती है। मसल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से स्कैपुलर टोसिस हो सकती है। कौन सी मसल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से? वीकनिंग ऑफ ट्रेपीजियस, लेवेटर स्कैपुली एंड रेमोइड्स, इसकी वजह से। अच्छा, साथ ही साथ अगर इनकी टाइटनेस हो जाए मसल्स की, बाज मसल्स की, जैसे पेक्टोरलिस माइनर हो गया, शॉर्टनिंग ऑफ स्केलिनाई मसल हो गया, या इनकी हाइपरट्रॉफी हो गई, या शॉर्टनिंग या हाइपरट्रॉफी हो गई, तो इस वजह से ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, उनको कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम से दर्द ज़्यादा हो जाए, एपिसोड आ जाए, इंसाइटिंग एपिसोड, तो फिर वो पेशेंट आए। ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनको होता है, मसला होता है। तो एक्टिविटीज़ ज़्यादातर जो होती है ओवरहेड होती है। तो अब आपके पास एक पेशेंट आ गया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के साथ, तो वो कैसे होगा, उसको कैसे पता चलेगा हमें कि ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का पेशेंट है? तो इसकी हम करेंगे सब्जेक्टिव और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अच्छा, हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा तो उसकी अपने सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेनी है सही से, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज़ देखनी है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रही है। ज़्यादातर उनको क्या होता है, पेन होता है, पैरेस्थीसिया होता है, साथ ही साथ जो है, अब डिपेंड करता है, अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो नर्व के सिम्टम्स क्या होंगे? नर्व के सिम्टम्स होंगे, इधर इन्होंने लिखे भी होंगे, पैरेस्थीसिया और वीकनेस, और साथ पेन भी हो सकता है। जबकि वेस्कुलर सिम्टम्स क्या हो गया, वेसल अगर कंप्रोमाइज़ हो रही है तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही है, ब्लड सप्लाई उधर आ रही तो है, वापस जा नहीं रही, वेन्स इन्वॉल्व होती है ना, इसमें वेन होते हैं, सबक्लेवियन वेन। तो इडीमा हो सकता है, डिस्कलरेशन, पेलर और वीनस कंजेशन, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें नेक पेन भी होता है, डिफ्यूज आर्म पेन भी हो सकता है, फैटीग भी हो सकती है आर्म में, ज़्यादातर जब कोई काम करते हैं, हम कोई चीज़ कैरी करते हैं या ओवर हेड वर्क करते हैं, और नात रात को सोते हुए स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, और साथ ही साथ रेफर्ड पेन दे सकती है एब्सोलेटरल ब्रेस्ट और चेस्ट पे। अच्छा, ज़्यादातर इसमें जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो अल्नर नर्व है, लेकिन मीडियन नर्व भी हो सकती है। एक्सोनोपैथिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में क्या होता है, जिसमें एक्सॉन इन्वॉल्व, वो नर्व का पार्ट है, वो इन्वॉल्व हो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में, तो उसमें वीकनेस होगी और वेस्टिंग ऑफ मीडियन एंड अल्नर नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंड एंड फोरआर्म, इसमें मोटर वीकनेस होगी। एक्सोनोपैथिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में मोटर वीकनेस, मीडियन नर्व की जो मसल्स है और अल्नर नर्व की जो मसल्स हैं फोरआर्म और हैंड में होते हैं ना, तो उन मसल्स की वेस्टिंग हो जाएगी, मसल वेस्टिंग। इसके अलावा सेंसरी इंपेयरमेंट ज़्यादातर अल्नर नर्व की होती है, कौन सी? रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर जो होती है, और साथ ही साथ मीडियल फोर आर्म हो गया, तो इसकी सेंसरी इंपेयरमेंट हो सकती है ज़्यादातर। जबकि अगर रेडिकुलोपैथी पेन देखा जाए, जो कि उसका होता है सर्विकल रीजन का, तो उसमें ज़्यादातर जो नर्व इन्वॉल्व होती है C5, C6, C7 होती है। इसमें जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो C8, T1 है, रेडियल नर्व जो हो गई। तो ये चीज़ को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के सिम्टम्स में क्या हो सकते हैं? अल्नर नर्व ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, जबकि रेडिकुलोपैथी में C5, C6, C7। आपके पास पेशेंट आ गया, हो सकता है उसे सर्विकल रेडिकुलर सिंड्रोम हो, और हम समझ रहे हो कि उसे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना लाजमी है। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जब हो जाएगी उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन पे आएंगे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले करेंगे। ऑब्जर्वेशन में उसको देखते हैं जनरली कि उसको क्या मसला है। उसकी हो सकता है एक साइड की शोल्डर हाइट ऊपर हुई हो, प्रोटेक्टिव पोजीशन उसने अपनाई हो। क्यों? ताकि नर्व या वेसल इंट्रैपमेंट ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए वो प्रोटेक्टिव पोजीशन
बनाएगा। साथ ही साथ जो है फॉरवर्ड हेड पोस्चर, सर्विकोथोरैसिक जंक्शन पे चेक करना है ज़्यादातर कि उधर ज़्यादा आगे की तरफ फ्लेक्शन तो नहीं हुई होगी। इसके साथ साथ नर्व वेसल इन्वॉल्व हो सकती है, तो एडिमा चेक करना है कि एडिमा तो नहीं है, हाथ कूल टू टच तो नहीं है, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी के साइन चेक करने हैं। साथ ही साथ कार्पल टनल या हो सकता है क्यूबिटल टनल उसकी उसके सर्जरी हुई हो, इस तरह के पेशेंट्स में हुई होती है। उसकी ब्रीथिंग पैटर्न अगर देखें, स्केलिन मसल जो है वो भी ब्रीथिंग में थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। इंस्पायरेशन में स्केलिन मसल स्टार्ट से ही एक्टिव होगा, जबकि डायफ्राम जो है वो बहुत कम ब्रीथिंग में रोल प्ले करेगा। तो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग इसमें इतनी नहीं होती। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन में ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो है सर्विकल स्पाइन का चेक करना है। सर्विकल स्पाइन की वजह से तो मसला नहीं आ रहा, वर्टिब्रल आर्टरी को भी देखना है, ठीक है। तो सर्विकल स्पाइन के लिए स्पर्लिंग टेस्ट होता है, कंप्रेशन टेस्ट है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले तो सर्विकल स्पाइन चेक करेंगे, इसके अलावा मायोटोम्स चेक करेंगे। मायोटोम्स चेक करने हैं कि कौन से मसल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मसल को चेक करने हैं, उनकी स्ट्रेंथ चेक करनी है कि नॉर्मल है कि नहीं ख़राब हो गई है। क्योंकि मीडियन और अल्ना नर्व की इसमें मैंने कहा था इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मोटर इन्वॉल्वमेंट। तो मोटर मसल्स को जब चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। सेंसरी डर्माटोमल, मतलब इसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, CAT1 की, ठीक है। रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, C5 C6 C7। तो सेंसरी इन्वायरमेंट को कैरी आउट करना है, सही से देखना है, ताकि हम लोग रूल आउट कर सके सर्विकल रूट को। हो सकता है रेडिकुलोपैथी का पेन हो, ना कि TOS को। तो इसलिए हमने चेक करना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो नहीं है, मतलब लेट सपोज क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो या कार्पल टनल सिंड्रोम हो, लेकिन हम लोग समझे कि इसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है जिसका मसला है, जबकि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम उसे हो सकता है ना हो। तो पेरिफेरल नर्व इंट्रैपमेंट की न्यूरोपैथी भी रूल आउट करनी ज़रूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ें रूल आउट करनी ज़रूरी है, सर्विकल स्पाइन और साथ ही साथ पेरिफेरल नर्व इंट्रैपमेंट। इसको रूल आउट करके हमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की तरफ आ सकते हैं। साथ ही साथ मायोफेशियल लेंथ टेस्टिंग करनी है। इसमें ये ज़्यादातर ये जो पेक्टोरलिस माइनर टाइट होता है, तो इस और स्केलिनाई भी टाइट हो सकता है, तो जिसकी वजह से इंट्रैपमेंट हो सकती है उन स्ट्रक्चर्स की। ये देखिए पेक्टोरलिस माइनर और ये स्केलिनाई, तो ये टाइटनेस की वजह से भी हो सकता है, तो ये भी खामखा चेक करना है, ठीक है। फिर जॉइंट प्ले मूवमेंट्स भी आपने खामखा चेक करनी है। जॉइंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उधर मूवमेंट कम होती है और इंट्रैपमेंट भी हो सकती है। तो अपने एपोफिजियल जॉइंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड रिब जॉइंट्स, सारे जो जो इसके रिलेटिव नज़दीक जॉइंट्स हैं उन सबको चेक करना है। एक्रोमियोक्लेविकुलर हो गया, ग्लिनोहिमरल हो गया, एल्बो रिस्ट जॉइंट को भी चेक करें, ठीक है। इसके अलावा पल्पेशन पे जब आएंगे, पल्पेशन, तो उसमें पल्पेशन में जब करेंगे तो अपर क्वाड्रेंट, अपर रीजन जो है ये क्लेविकल से ऊपर, इस जगह पे जो फेशियल ट्रिगर पॉइंट्स भी हो सकता है बने हो। पेरिफेरल नर्व की इरिटेबिलिटी उधर हो सकता है हो। इसके अलावा जो है न्यूरोजेनिक, अगर किसी को नर्व का मसला है, न्यूरोजेनिक मतलब ये नर्व, ये ब्रेकियल प्लेक्सस प्लेक्सस इन्वॉल्व है इसमें, तो न्यूरोजेनिक TOS होगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें जब आप स्केलिन मसल को पाल्पेट करेंगे तो तब भी पेन होगा, और टिनल साइन भी इधर पॉजिटिव शो करेगा। इस जगह पे अगर आप टिनल साइन करें ना, जिस जगह पे इसकी ओरिजिन इंसर्शन है, तो वो पॉजिटिव शो करेगा, नर्व पे सिम्टम्स जाएंगे जब टैप करेंगे इसे, तो ये टिनल साइन होता है। तो टेंडरनेस होगी सबक्लेवियस मसल में, जो कि बहुत कॉमन है। इसके अलावा ये ऑस्कल्टेटेड फॉर वेस्कुलर ब्रूट्स, वेस्कुलर ब्रूट्स जो है आई थिंक सबर में याद, आई थिंक आवाज़ को कहते हैं। वेसल्स की आवाज़ को चेक करना है, जब इसको वेस्कुलर कंप्रेशन स्टेज पे लेकर जाएंगे उस टाइम चेक करना है। वेसल जब कंप्रेस हो जाएगा, बस पोजीशंस जैसे कि मेरे ख्याल में एबडक्शन होती है इसमें, उसमें वेसल कंप्रेस हो जाती है, तो उसमें देखना है वेस्कुलर ब्रूट्स हेयर करने हैं, ठीक है, कि उस है कि नहीं है। इसके अलावा न्यूरल टेंशन टेस्ट अप्लाई करने हैं, ऑपोजिट आर्म पे भी न्यूरल टेंशन टेस्ट अप्लाई करने हैं, और सम स्लम टेस्ट चेक करना है। स्लम टेस्ट, आगे की तरफ बंदा झुक जाता है, तो अगर हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से कोई मसला हो, तो स्पाइनल केनाल का हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ करना है, और मूवमेंट्स को देखे, जब ये मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो देखे कोई ऐसी मूवमेंट से जिसमें मसल गार्डिंग शुरू हो जाए, तो इससे पता चल सकता है कि इस मूवमेंट में मसला है।
तो ये मूवमेंट में क्यों मसल है, ये क्या ट्रैप कर रही है, ये हमें पता चल सकता है। इसके लिए स्पेशल टेस्ट भी हो सकते हैं, जो कि एडसन टेस्ट, राइट्स टेस्ट, एडसन मैन्यूवर, एलन टेस्ट हो गया, प्रोकेटिव एलिवेशन टेस्ट, सर्विकल रोटेशन फ्लेक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट इसके लिए हो सकते हैं। लेकिन ये इनमें बास टेस्ट जो है, जिसमें आप उसकी वेसल का वो चेक करते हो, आर्टरी की वो चेक करते हो, पल्स, तो वो इतने भरोसेमंद नहीं, रिलायबल नहीं है। ऐसे टेस्ट जो कि सिम्टम्स को फिर से वो करे, रिप्रोड्यूस करे, ऐसे टेस्ट ज़्यादा रिलायबल है। इसके अलावा स्पेशल टेस्ट जो आप कर सकते हो, स्पेशल स्टडीज़ जो कर सकते हो, वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को पता लगाने के लिए एक होता है वेस्कुलर, एक होता है न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। वेस्कुलर का पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, डुप्लेक्स स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, डॉपलर एंजियोग्राफी कर सकते हो, वेनोग्राफी कर सकते हो। न्यूरोजेनिक का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ जब आपको पता चल जाए कि इसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी। मसल स्ट्रेंथनिंग, पोस्चरल री एजुकेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ होल शोल्डर कम्प्लेक्स, ये 3 चीज़ें जो है, ये मेन इसमें हमारा मकसद होता है मैनेजमेंट का। हमने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज हम दे सकते हैं, जिससे हम उधर फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स ठीक कर सकते हैं। पोस्चर को ठीक करने के लिए हम एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। साथ ही साथ बाज़ मसल्स पे हमने बहुत काम करना है, जैसे कि इधर है लोअर ट्रेपीजियस। लोअर ट्रेपीजियस को जब आप स्ट्रेंथन करेंगे, तो वो पेक्टोरलिस माइनर के साइनर्जी में एंटागोनिस्ट काम करता है, ठीक है। तो पेक्टोरलिस माइनर के एंटेगोनिस्ट में काम करेगा, तो पेक्टोरस माइनर के एक्शन को ऑफसेट कर सकता है। इसके अलावा अपर ट्रेपीजियस पे आप अगर फोकस करेंगे, तो अपर ट्रेपीजियस जो है इधर लगा होता है इस जगह पे, तो वो जब इसको एलिवेट करेगा, तो इधर से ये जगह खुल जाएगी। तो अपर ट्रेपीजियस पे काम करना है। इसके अलावा जो है, इधर किधर गया, इसके अलावा जो है ओपनर्स मसल पे काम करना है। ओपनर्स मसल वो मसल्स है जो कि इस जगह को खोल सकते हैं, जो इधर जो इंट्रैपमेंट जिन जगहों पे होती है, उन इंट्रैपमेंट वाली जगह को ओपन करते हैं। वो मसल्स हैं मिडल और अपर ट्रेपीजियस, लेवेटर स्कैपुली एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये मसल्स ओपनर्स हैं, इन पे स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। फिर बाज मसल होते हैं क्लोजर मसल, जो कि इसको इंट्रैपमेंट में मदद देता है। इधर अब कौन सा मसल, देखिए अब ये पेक्टोरलिस माइनर है, इधर ये स्केलिन मसल है, ये इधर इंट्रैपमेंट का जोर है, तो इसको हम लेंथन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस कैविटी को, जो इधर स्पेस है, इसको कम कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो इनको क्लोजर्स कहते हैं। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि बाद मसल्स क्लोजर्स है, जैसे कि स्केलिनाई, सबक्लेवियस, पेक्टोरलिस माइनर एंड मेजर। तो इनकी हम लेंथनिंग पे काम करेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक भी उनको बताएंगे। स्केलिनस मसल जो होता है ब्रीथिंग में काम करता है, लेकिन वो एक्सेसरी ब्रीथिंग है, ना कि वो प्राइमरी ब्रीथिंग मसल है। तो हमें फोकस ब्रीथिंग पे भी करना है, ताकि स्केलिनस मसल ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये फिर टाइटन हो जाता है और ये फिर मसला कॉज कर सकता है। अच्छा, इस कंडीशन के 3 स्टेजेस है। सबसे पहला जो स्टेज है जिसमें पेशेंट आया, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप वो पोस्चर जिसकी वजह से इंट्रैपमेंट हो रही है, उस पोस्चर को ख़त्म करेंगे, ताकि उधर रिलीफ मिले पेशेंट को। सही है। तो साथ ही साथ ब्रेकियल प्लेक्सस को ऐसा पोस्चर हो जो कि इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेस भी ना हो और ना ही स्ट्रेच हो। कौन सा पोस्चर ऐसा है, स्कैपुला, ऐसा पोस्चर जिसमें स्कैपुला एबडक्शन में हो, एलिवेटेड हो, और साथ ही साथ शोल्डर इंटरनल रोटेटेड हो, जैसे कि हाथ को आप दूसरे शोल्डर की तरफ लेकर जाए। तो ये पोस्चर जो है ना, इसमें ये सारे जो स्पेसिस है ये खुल जाते हैं। तो ऐसा पोस्चर इसके लिए रिलीविंग होता है। ऐसे पोस्चर को अपनाएं। स्टेज 1 में मैनेजमेंट में ये करेंगे। रेस्टिंग पोजीशन जो है, अगर आप बैठे हुए कहीं टेबल पे बैठ रहे हैं, तो आप फोर आर्म को जो है सपोर्ट कर दें टेबल के ऊपर, या अगर आप लेट रहे हैं स्लीपिंग में, तो साइड लाइंग में जो है फीटल पोजीशन अपनाएं। आर्म्स जो है पिलो पे सपोर्ट करें। सुपाइन लाइंग में जो है चेस्ट स्टमक के ऊपर वो रखे पिलो, उसके ऊपर हाथ रखें। अच्छा, ये पोस्चर्स हो गया। सबसे पहला काम हमने क्या किया स्टेज 1 में पेशेंट आया, तो उसको हमने पोस्चर्स पोजीशंस बताई कि कौन सी अपनाएं। साथ ही साथ पेन को कम करने के लिए हीट, कोल्ड, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, लेज़र, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर, ये
पेन रिलीविंग के लिए दे सकते हैं सारी मोडेलिटीज़। इसके अलावा स्कैपुला को हम टेपिंग कर सकते हैं, टेपिंग या ब्रेस इस्तेमाल करके स्ट्रैप लगा के उसको जगह पे ला सकते हैं ताकि इंट्रैपमेंट ना हो इन स्ट्रक्चर्स की। और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं। फिर आता है स्टेज 2। जब ये स्टार्ट में जब बंदा आया तो उसको सबसे पहले तो ये रिलीफ प्रोवाइड करना सबसे मेन रोल है। फिर उसके बाद उसके जो स्ट्रक्चर्स है उस पे काम करने पे फोकस होता है। तो जो दूसरा स्टेज है इसमें सारा मोबिलाइजेशन होता है। जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन होगी ग्रेड 1 से 4 तक। सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन होगी। बास स्ट्रक्चर्स बीच में वो मैंने बताया था लेंथन हो जाते हैं, बास टाइट हो जाते हैं। तो टाइट हो जाते हैं उनकी मोबिलाइजेशन पे काम करते हैं, स्ट्रेचिंग पे काम करते हैं, फैशिया पे फॉशिया मैनिपुलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो है नर्व की मोबिलाइजेशन करते हैं। तो स्टेज 2 में क्या करते हैं, मसल्स जॉइंट्स और नर्व पे काम करते हैं, उनकी मोबिलाइजेशन करते हैं। फिर स्टेज 3 आता है, उसमें जो मसल ज़रूरी होते हैं पोस्चर करेक्शन के लिए उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। साथ ही साथ जो है फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और एरोबिक कैपेसिटी को वापस नॉर्मल पे लाते हैं। तो इसके साथ इसकी मैनेजमेंट ख़त्म होगी। सिंपल मैनेजमेंट थी इसकी। सबसे पहले स्टेज 1 था, स्टेज 2 था, स्टेज 3 था। स्टेज 1 में पोस्चर, पेन रिलीफ और ब्रेसेस वगैरह। स्टेज 2 में मोबिलाइजेशन, स्टेज 3 में रिहेबिलिटेशन है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग वगैरह हो गया और पोस्चर करेक्शन।